लेट्स स्टार्ट ना, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो हमने पिछले दिन तक पता है क्या सीख लिया? अगर आप लोगों ने पिछले दिन तक की क्लास नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पिछले दिन तक की क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने पिछले दिन तक हमने स्टॉक से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल को अपन ने ऑब्जर्व किया है, देखा है, जाना है। ठीक है, और पता है उन्हीं टेक्निक को अपन आगे भी यूज करेंगे। तो लास्ट की जो अभी जो क्लासें हमने खत्म करी है, लास्ट की जो 4-5 क्लासें हैं, वो आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि है ना, हम किस तरीके से प्राइस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और हम कौन सी स्ट्रेटजी से एंटर और एग्जिट करते हैं, अपन टारगेट के लिए वेट करते हैं। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? आज ना हम एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे। अभी तक अपन ने जो कुछ भी बात की ना, सारी बातें स्टॉक से रिलेटेड बात की। किससे रिलेटेड बात की हमने? स्टॉक से रिलेटेड बात की। बट आज ना हम स्टॉक से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, स्टॉक से कुछ डेराइव करके बनाया गया है, दैट इज आज हम डेरिवेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेरिवेटिव की, है ना। और डिफरेंट जो भी डेरिवेटिव के टाइप्स हैं, है ना, आज हम उन सब पे चर्चा करेंगे। और यहां से हमारी समझ लो कि एक नई जर्नी स्टार्ट होगी एफएनओ की। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने से मैं पहले एक बार फिर से वार्निंग दे दूं कि अब आगे की जर्नी बहुत खतरनाक है। मतलब अगर आप सिर्फ जानने के लिए कि हाँ क्या होता है उसके लिए क्लास देख रहे हैं, ओके। लेकिन अगर आप आगे की चीजें सीख करके उसको अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है ना। मतलब वो आपके सीधे फाइनेंस को डेट करेगा, आपके मतलब वो इफेक्ट करेगा, आपके पैसे के का नुकसान हो सकता है ना, और ज्यादा हो सकता है। तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा आगे की चीज को अप्लाई करने में, है ना। लेकिन अगर कोई अप्लाई करना चाहता है देन उसे बहुत जरूरी है कि वो बहुत अच्छे से चीजों को सीखे और समझे, है ना। ठीक है, अपन की अगर सारी बातें क्लियर है ना, तो अपन आगे चलेंगे। ठीक है, अपन की अगर सारी बातें क्लियर है तो अपन आगे चलेंगे। मैंने क्या आपके लिए रखा है, देखो आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे ना, वेब सीरीज वगैरह देखते होंगे, तो अपन जो कुछ भी अभी बात करेंगे ना, उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना मैंने कुछ नाम लिखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कोई है जिसने मार्जिन कॉल नाम की कोई मूवी देखी है? मार्जिन कॉल देखी है आप में से किसी ने? मार्जिन कॉल किसी ने देखी है, या फिर किसी ने द बिग शॉट देखी है? द बिग शॉट, या फिर किसी ने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है? क्या आप में से किसी ने इन ये जो नाम मैंने आपके लिए लिखे हैं, द मार्जिन कॉल, द बिग शॉट, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और बिग शॉट देखी है आपने? ओके, और ये स्कैम देखी है किसी ने, 1992, हर्षद मेहता वाला, द हर्षद मेहता स्कैम 1993? ओके, आपने तो बिग शॉट भी दे रखी है, देख रखी है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी देख रखी है, एंड स्कैम भी देख रखी है। वाह तो एक मार्जिन कॉल बस आपने नहीं देखी है। और आप में से किसी ने? वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आप में से और किसी ने कुछ देखी है? ओके ओके, चलिए, अगर देखी है देन अच्छी बात है। ओके, गार्गी ने स्कैम देखा है, मैम मोनिका मैम ने बाकी के तीनों देखे हैं। ओके ओके, और किसी ने कुछ देखा है? अच्छा, आज ना नोटिफिकेशन नहीं गया कई लोगों के पास, ये एक प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं क्यों मेरे पास भी नहीं आया नोटिफिकेशन, और भी कई लोगों के पास नहीं गया। चलो कोई नहीं, आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है एक बार देख लीजिए, शायद मजा आए, कुछ इंटरेस्ट आए, है ना। चलिए, बस ऐसे ही हमने लिख दिया है आपके लिए। तो आज पता है अपन क्या शुरू करेंगे? आज ना हम शुरू करेंगे, अभी तक हमने स्टॉक्स की बात की, बट अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की, है ना। हम डेरिवेटिव्स को जानेंगे। तो सबसे पहला टर्म जैसे ही आया ना डेरिवेटिव, तो आपके दिमाग में आएगा कि डेरिवेटिव क्या होता है ना। हमने तो कभी डेरिवेटिव को जाना नहीं, तो क्या होता है ये डेरिवेटिव? तो देखिए, मैं आपके लिए डेरिवेटिव की डेफिनेशन लेके आया हूं। अच्छा देखो, अभी ना हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत इस बोर्ड पे देखने वाले हैं, उसकी मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है। आपको समझ में आता है वेल एंड गुड, समझ में नहीं आता है तो कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इन सबको ना इतनी आसान भाषा में समझा दूंगा कि आपको इस बोर्ड पे लिखे हुए इन वर्ड्स को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट फिर भी
अपन समझते हैं, है ना, क्योंकि तरीका यही है जानने का कि पहले जो लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे और फिर इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सो मैंने क्या कहा डेरिवेटिव के बारे में कि डेरिवेटिव क्या है, कि डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है that derives its value from performance of an underlying asset। किसी अंडरलाइंग एसेट से इसकी वैल्यू निकल के आती है। व्हाट इट मीन्स कि कोई सा भी एसेट है, उस एसेट की वजह से इसकी वैल्यू होती निकल के आती है, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम डेरिवेटिव कहते हैं, है ना। सो क्या कहा मैंने कि इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डेराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड इट अलाउज एन इन्वेस्टर, ये किसी इन्वेस्टर को अलाउ करता है टू बाई एंड सेल एसेट फॉर फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में किसी एसेट को बाई और सेल करने के लिए, ठीक है, फ्यूचर टाइम में किसी एसेट को बाई और सेल करने के लिए। तो क्या समझ में आया, डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है जी, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू कहां से निकल के आती है, किसी अंडरलाइंग एसेट से निकल करके आती है। अभी हम देखेंगे आगे। तो हम लोग जो डेरिवेटिव को जानते हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज में जो अपन ट्रेड करते हैं वो डेरिवेटिव के, ये दो टाइप डेरिवेटिव के ट्रेड करते हैं। कौन से हैं वो दो टाइप, एक है फ्यूचर और दूसरा है ऑप्शन। सो एफएनओ अपन उसको शॉर्ट में कह देते हैं। सो एफएनओ है क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शन है क्या जी, ये ना एक डेरिवेटिव है। क्या है, डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी की वैल्यू कहां से निकल के आती है, अंडरलाइंग एसेट से निकल के आती है। ओके, क्या आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है, हम ना कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जरा सा। देखिए मान लो कि आपको एक लैपटॉप खरीदना है, क्या है, मैंने क्या कहा एग्जांपल, कि सपोज दैट कि आपको एक लैपटॉप लेना है, बट उस लैपटॉप का प्राइस आज की डेट में 60,000 रुपए है। कितना का, 60,000 रुपए है। और आपके पास 60,000 रुपए नहीं है, आपके पास 60,000 रुपए अगले महीने में आएंगे, लेकिन आपको लैपटॉप चाहिए। गुरु एंड बाजार भी बढ़िया है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरु और बाजार भी बढ़िया है। और सबसे पुराना जो है ना वो है गफला, तो आप गफला भी देख सकते हैं, गफला। ओके, तो हमने क्या कहा कि जी आपको एक लैपटॉप लेना है 60,000 रुपए का, तो आपके पास 60,000 रुपए नहीं है। सो आप क्या करते हैं, आप ना जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, आप ना उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि जी 60,000 रुपए का लैपटॉप मैं आपसे अगले महीने में ले जाऊंगा। कितने रुपए में, 60,000 रुपए में ही, है ना। यहां पर आपने क्या बातें की, दो तरीके की, मतलब दो बातें आपने फिक्स की। एक क्या, एक कहा कि अगले महीने में आपसे ले जाऊंगा, मतलब एक तो समय आपने फिक्स कर दिया, और दूसरा आपने कहा कि 60,000 रुपए में, आपने एक प्राइस फिक्स कर दिया। सो आपने एक टाइम और एक प्राइस फिक्स कर दिया कि मैं तब ये इंस्ट्रूमेंट आपसे ले जाऊंगा, खरीदूंगा। ओके, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। सामने वाला जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, उसे प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। ऐसा कैसे भैया, कैसे मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा, या उसे कैसे प्रॉफिट या लॉस होगा, ऐसे होगा। सपोज दैट कि आपने 60,000 रुपए में बात की उससे कि हम अगले महीने आपसे ले जाएंगे, और इमेजिन करिए कि अगले महीने उस लैपटॉप की कीमत 70,000 रुपए हो गई, बाय एनी हाउ एनी रीजन। तो आपके तो मजे ही मजे है ना, अरे हाँ या ना। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कितने में लेने का, 60,000 रुपए में लेने का। और दुकानदार का इसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, आपसे प्रॉमिस कर चुका है कितने में देने का, 60,000 रुपए में देने का। आई क्या बात समझ में। इन द सेम वे आपको भी लॉस हो सकता है, मे बी कि अगले महीने उस लैपटॉप में कोई ग्लिच आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, और उसकी प्राइस सिर्फ 50,000 रुपए रह जाए। तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको वो लैपटॉप 60,000 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा। तो आपको हो गया ना लॉस, और शॉपकीपर को हो गया ना प्रॉफिट। आई क्या बात समझ में, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक है अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक है अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा मैंने, एक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या है ये, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है या किस चीज का एग्रीमेंट है, इट इज एन एग्रीमेंट टू बाई और सेल a asset, to buy or sell a asset at a certain future time for certain price।
अरे ये तो वही बात हो गई जो अभी मैंने बात की थी। मतलब कुल मिला के क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये एक एग्रीमेंट है कि भैया फलाने सामान को मैं इस प्राइस पे इतने दिनों बाद आपसे खरीदूंगा। दैट वही क्या है, अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सेम डेफिनेशन अप्लाई होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेम डेफिनेशन अप्लाई होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या डेफिनेशन लिखी, इट इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट टू बाई सेल एसेट एट अ सर्टेन फ्यूचर टाइम फॉर सर्टेन प्राइस। आप देख रहे हैं दोनों की डेफिनेशन में कोई चेंज है? जी बिल्कुल नहीं, कोई चेंज नहीं है, दोनों की सेम डेफिनेशन है। यानी कि दोनों ही क्या है, एक टाइप का, दोनों ही क्या है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, दोनों ही एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? बस इतनी सा डिफरेंस है, इतू सा डिफरेंस है जी। वो क्या है इतू सा डिफरेंस? कि ये जो अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये ट्रेड होता है कहां पे? ये ट्रेड होता है ओवर द काउंटर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहां ट्रेड होता है? ओवर द काउंटर। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है एक्सचेंज के अंदर। कहां ट्रेड होता है? एक्सचेंज के अंदर। तो हम चूंकि एक्सचेंज में काम करते हैं तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट अपने काम का है ही नहीं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट अपने काम का है ही नहीं। अपने काम का क्या है? सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आई क्या बात समझ में? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट ही है बाय और सेल का। बस अंतर इतना है कि ये एक्सचेंज में है। मतलब ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की को कोई रेगुलेट करता है, कोई होता है जो उसकी देखभाल करता है। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना सीधे दो लोगों के बीच में हो जाता है। ऐसे समझो कि जब शर्त लग रही थी ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे ना लैपटॉप खरीदने के लिए, तो सिर्फ आप दोनों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो वो है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन किसी तीसरे को साक्षी रूप में रख लिया, वो तीसरा भी अगर आपके साथ इन्वॉल्व है, वो देख रहा है कि हाँ भैया तुम दोनों में बात हुई है, एक गवाह आपने रख लिया है ना, तो वो क्या हो गया आपका? वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, सॉरी, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा सेफ होता होगा विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। बाकी दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों ही लाइबल है, दोनों की ही ऑब्लिगेशन है इसको कंप्लीट करने का। आई क्या बात समझ में? मोटी मोटी डेफिनेशन क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। नहीं तो मैं ना इन सबको हल्का करने वाला हूं एकदम, इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको सुन के मजे आ जाएंगे। ओके चलो, अब आपने कहा होगा कि जी ये ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर क्या होता है? सो कुछ नहीं जी, ओवर द काउंटर ऐसा मार्केट होता है जिसमें कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंड्स मैनेजर्स, कॉर्पोरेशन, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। ये बड़े बड़े लोग पार्टिसिपेट करते हैं ओवर द काउंटर में। इसमें हमें एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती। हम देखो स्टॉक खरीदते थे तो एक एक्सचेंज चाहिए था ना हमें, एनएससी या बीएससी। बट ये जो ओटीसी होता है, ओवर द कॉन्ट्रैक्ट काउंटर होता है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है। जबकि और इसमें कौन ट्रेड करता है? इसमें ट्रेडिंग किस चीज की होती है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रेड होता है वो क्या होता है? वो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होता है। मींस एक्सचेंज के अंदर उसकी ट्रेडिंग होती है ना। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ डेरिवेटिव एक्सचेंज इज अ मार्केट whose individual trades in standardized contract that have been defined by the exchange। और ये क्या हुआ इसमें ना, कॉन्ट्रैक्ट दो इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आए। क्या? कि स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो डिफाइन किसके द्वारा किया जाता है? एक्सचेंज के द्वारा डिफाइन किया जाता है। वो दो लोग आपस में मिलकर के नहीं डिफाइन करेंगे, एक्सचेंज डिफाइन करेगा। ओके, तो मोटा मोटी इतना समझना है कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट जो होता है वो रेगुलेटेड होता है ना। और उसके अंदर हम जो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड के फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं। इतना ही आपको समझना है। चलें आगे। ओके, अब जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं वो डेरिवेटिव। तो एक्सचेंज में जो कौन से ट्रेड डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं? एक फ्यूचर होता है ट्रेड और एक ऑप्शन होता है ट्रेड। ठीक है, ये दोनों कहां ट्रेड होते हैं? एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। ठीक है जी। अब फ्यूचर तो अपन ने समझ ही लिया था। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अपन ने समझ लिया था। ओके ओके, सो हमने क्या कहा, जो ऑप्शंस हैं, हमने फिर से कह देता हूं, जो ऑप्शन देखो, फ्यूचर तो अपन ने समझ ही लिया था। ओके, फ्यूचर तो हमने समझ लिया था ना। व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन दो टाइप के होंगे, एक कॉल ऑप्शन जिसको सी बोलते हैं शॉर्ट में, और एक पुट ऑप्शन जिसको शॉर्ट में अपन पी बोलते हैं। आई क्या बात समझ में? कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ओके ओके, नेक्स्ट हम कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन जानते हैं। सो व्हाट इज कॉल ऑप्शन? इट गिव्स द होल्डर
जिसके पास कॉल ऑप्शन है उसको देता है। मतलब अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको? राइट टू बाय द, आपको राइट टू बाय मतलब आपको खरीदने का अधिकार मिलता है, आपको खरीदने का हक मिलता है। क्या खरीदने का हक मिलता है? अंडरलाइंग एसेट एट सर्टेन प्राइस इन सर्टेन टाइम। किसी एक फिक्स प्राइस पे, फिक्स समय पे किसी चीज को खरीदने का हक मिलता है आपको। और आप कौन है? अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो। आई क्या बात समझ में? मतलब कि अगर किसी के पास कॉल ऑप्शन होता है तो वो किसी एक फिक्स किसी एसेट को एक फिक्स टाइम में एक फिक्स प्राइस पे खरीद सकता है, जिसकी बात पहले ही हो चुकी है कि भैया इतने रुपए में इतने दिनों बाद तुमसे ये मैं खरीदूंगा। आई क्या बात समझ में? ओके, नाउ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन इज व्हाट? ये देता है राइट होल्ड, मतलब ये कैसा राइट देता है? इट गिव्स द होल्डर, क्या होल्डर को कैसी राइट देता है? राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट सर्टेन प्राइस इन सर्टेन टाइम। ये सेल करने का हक देता है, मतलब आपको अधिकार है किसी चीज को बेचने का एक फिक्स समय पे एक फिक्स प्राइस में, कि भैया इतने दिनों में मैं तुम्हें ये वाली चीज इतने रुपए में बेच दूंगा। मतलब अगर आपके पास पुट ऑप्शन है तो आपको किस चीज का हक है? आपको राइट टू सेल है, आपको बेचने का हक है। और अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो आपके पास कैसा राइट है? राइट टू बाई है, आपको खरीदने का हक है। क्या ये मेरी किताब वाली बातें आपको क्लियर है? कॉल ऑप्शन मींस आपके पास राइट है बाई करने का, पुट ऑप्शन मींस आपके पास राइट है सेल करने का। बताइए, क्या ये मेरी दोनों बातें क्लियर हुई? कोई हैंड रेस कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहे हैं? ओके ओके, ठीक है, ओके। अगर ये मेरी दोनों बातें आपको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। और आगे हम ना कुछ जरूरी टर्म्स देखते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग, कि कुछ जरूरी टर्म्स जो यूज में आएगा। तो देखो, एक ना स्ट्राइक प्राइस जैसा टर्म यूज में आएगा, है ना? अब क्या होता है ये स्ट्राइक प्राइस? स्लो कहा है मैम ने, स्लो। ओके, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? ये क्या है ना, ये एक प्राइस है इन द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। अभी याद है अपन ने थोड़ी देर पहले किया था कि एक फिक्स भाव पे उस चीज को खरीदेंगे, एक फिक्स प्राइस पे खरीदेंगे। तो वो जो फिक्स प्राइस है ना, उसी प्राइस को हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। मींस एक्सरसाइज प्राइस कैसा हो गया? जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में जो भाव रखा गया कि इतने भाव पे बाई किया जाएगा या सेल किया जाएगा, तो वो जो भाव है, दैट भाव इज व्हाट? स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है। अच्छा, उसी के साथ एक समय की भी बात की गई थी ना कि इतने टाइम में, तो वो जो समय है, दैट टाइम इज कॉल्ड एक्सपायरी। मींस वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर एक्सपायर हो जाएगा, या हम यूं कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे मैच्योर हो जाएगा। सो एक्सपायरी क्या कहलाती है? द डेट इन विच कॉन्ट्रैक्ट गॉट एक्सपायर और मैच्योर इज कॉल्ड एक्सपायरी डेट। मींस कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, चाहे वो फ्यूचर का हो या ऑप्शन का हो, वो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो रहा होगा, या यूं कहो कि जिस दिन पूरा हो रहा होगा, या यूं कहो कि जिस दिन खत्म हो रहा होगा, वो जो डेट है, दैट डेट इज व्हाट? एक्सपायरी। क्या आपको ये मेरी दो बातें क्लियर है? स्ट्राइक आपको क्लियर है, स्ट्राइक प्राइस, और आपको एक्सपायरी क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर होगा, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। चलो, ये एक ऐसी मोटी मोटी सी लाइन है, आप सुन लो, बस समझ में आता है ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कर दो। देखो, जो अमेरिकन ऑप्शंस अपन जो पहले सुन लो, ये क्या है कि जो अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं ना, वो किसी भी टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि जो यूरोपियन ऑप्शन होते हैं ना, उनको एक्सरसाइज सिर्फ एक्सपायरी डेट पे ही किया जाता है। और अपने यहाँ इंडिया में यूरोपियन ऑप्शंस को फॉलो किया जाता है। इट मींस अपने यहां भी, भारत में भी, जो एक्सरसाइज करने का टाइम होता है ऑप्शन को, वो कौन सा होता है? एक्सपायरी डेट वाला होता है। जिस दिन एक्सपायरी है आप उसी दिन उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है, नहीं तो इग्नोर करो, लेट इट गो, जाने दो इसको। ओआई समझते हैं हम। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ये सब सारी कुछ चीजें आने वाली है, इसलिए हम पहले से समझ रहे हैं। सो व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? मैंने क्या कहा? सो ओपन इंटरेस्ट इज व्हाट? इसको ओआई भी बोलते हैं शॉर्ट में। व्हाट इज दिस? इट इज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट के नंबर है, कितने कुल कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन फॉर अ स्पेसिफिक डेट। किसी एक खास डेट में कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए हैं। आप उसको समझो लैपटॉप वाले एग्जांपल से, कि एक बंदा लैपटॉप खरीदने गया और ये बात हुई कि 60,000 रुपए में अगले महीने में खरीद लूंगा। ऐसे ही कई सारे लोग गए लैपटॉप खरीदने के लिए, और वह दुकानदार सबके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता रहा। तो कुल कितने कॉन्ट्रैक्ट खुल गए हैं, मतलब कुल कुल कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं
जो उस दुकानदार को महीने के अंत में पूरे करने हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वही है आपका ओपन इंटरेस्ट। आई क्या बात समझ में? तो क्या कहा मैंने? ओपन इंटरेस्ट इट इज total number of contracts that are open for a specific date, that are open for a specific date. एक्सरसाइज कैसे, मतलब एक्सरसाइज, या फिर हमने क्या कहा था, एक्सरसाइज करने का प्राइस मींस उसी भाव पे आप, आपका जो भी एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट को पूरा कर रहे हैं। बाय करने का हुआ है तो बाय कर रहे हैं, सेल करने का हुआ तो सेल कर रहे हैं, किसी चीज को आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम उसको एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं या स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। दोनों सेम सेम, दोनों सेम सेम। ओके, ठीक है। तो अपना स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, ओपन इंटरेस्ट, अगर ये क्लियर है तो उसी के साथ हम ये भी समझते हैं। व्हाट इज दिस? ये लॉन्ग लिखा हुआ है। अब ये लॉन्ग क्या होता होगा? देखो, जब अपन डेरिवेटिव मार्केट में किसी भी चीज को जब अपन बाय करते हैं तो बाय करने को हम लॉन्ग करना कहते हैं। क्या कहा मैंने? बाय करने को लॉन्ग करना कहते हैं। और सेल करने को हम शॉर्ट करना कहते हैं। सेल करने को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट कहते हैं। तो आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्लियर है? मैं ये टर्म यूज करूंगा तो आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे कि जी लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है? अरे बाय इज व्हाट लॉन्ग, सेल इज व्हाट शॉर्ट। अब ये कभी कभी ना एक टर्म राइटर भी यूज होता है। देखो, जब बात ऑप्शंस की आती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम राइटर वर्ड सिर्फ ऑप्शंस में यूज होता है। जो देखो ऑप्शन है ना, जो ऑप्शन, उसको कोई खरीदता है और कोई बेचता है। जो ऑप्शन को खरीदता है दैट इज ऑप्शन बायर, वो तो बायर ही कहलाता है। लेकिन जो ऑप्शन को बेचता है ना, जो ऑप्शन सेलर है, उसको कभी कभी राइटर भी कहा जाता है। तो अगर मैं कभी ऑप्शन राइटर कह दूं, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो ऑप्शन को बेचने वाला है। आई क्या बात समझ में? वो ऑप्शन सेलर है। ऑप्शन सेलर को ही हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं या सिंपल राइटर बोल देते हैं। आई क्या बात समझ में? फिर मैं कभी कभी एक टर्म यूज करूंगा दैट इज हेज। जी हेज क्या होता है? सो हेज इज व्हाट, हेज का आपको पता है, सिंपल डिक्शनरी में आप ओपन करेंगे, हेज मींस व्हाट, सिंपल, अपने रिस्क को कम करना, मिनिमाइज योर रिस्क। और देखो मिटिगेट तो आप कर ही नहीं सकते, खत्म तो कर नहीं सकते, बट है ना, अपने रिस्क को आप लिमिट कर सकते हैं। सो दैट लिमिट योर रिस्क इज व्हाट, हेज। हेज क्या कहलाएगा? हेज मींस दैट लिमिट योर रिस्क, जो आपके रिस्क को लिमिट कर दे वही क्या है, हेज है। ये सारी चीजें तो हो गई आप सबको क्लियर। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ये सब कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? स्टॉक बढ़िया तो था, स्टॉक अपन सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देते थे, महंगे में खरीद के और महंगे में बेच देते थे, स्टॉक सब कुछ ठीक तो कर रहा था, तकलीफ कहां हुई? ये डेरिवेटिव क्यों आ गया और इसका फायदा क्या है? देखो मैं बताता हूं डेरिवेटिव का फायदा क्या है। देखो पहले तो किताब वाली कुछ चीजें लिख रखी है मैंने कि डेरिवेटिव का एडवांटेज क्या है, कि आपके रिस्क को हेज करता है, आपके एक्सपेंस को कम करता है और आपके रिस्क को भी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, आपके रिस्क को भी ट्रांसफर कर देता है। कैसे करता है अभी हम आगे देखते हैं, अभी आप सिर्फ जान लीजिए कि इसके कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है डेरिवेटिव के, तभी ये डेरिवेटिव मार्केट में आया। आई क्या बात समझ में? अगर इसका कुछ फायदा नहीं होता तो डेरिवेटिव को लाया ही नहीं जाता। एक्चुअली सबसे मेन जो मकसद था ना डेरिवेटिव को लाने का, वो था रिस्क को कम करने का। किस लिए लाया गया? रिस्क को कम करने के लिए। अभी मैं बताता हूं कैसे। अभी अपन एक स्लाइड आगे चल लेते हैं। ओ कुछ है ही नहीं, मींस अब मुझे सीधा सीधा बताना है कि क्यों डेरिवेटिव का, देखो डेरिवेटिव का एडवांटेज तो अभी हमने देखा ना, डेरिवेटिव का एक्सरसाइज ऑन एक्सपायरी, एग्जैक्टली, यस यस, एक्सरसाइज ऑन एक्सपायरी, यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, चलिए अब हम ये समझते हैं कि वो सब तो ठीक था यार, इस डेरिवेटिव की जरूरत क्या पड़ी या इसका बेनिफिट क्या है, ये जो डेरिवेटिव आया इसकी क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, या इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका एडवांटेज है भी कुछ कि यूं ही बदनाम है ये। ओके, सो इसकी क्या जरूरत पड़ी, एडवांटेज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है ना, डेरिवेटिव का। फिर हम डेरिवेटिव को अंदर समझेंगे। देखिए क्या बेनिफिट है। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग किसान होंगे, नहीं होंगे तो मैं एक वो एग्जांपल लेता हूं। पता है क्या होता है, किसान ने फसल उगाया और उसकी फसल, कोई ऐसा खराब मौसम आया और उसकी फसल बेकार हो गई, तो किसान को बड़ा लॉस हो गया, हो गया बड़ा लॉस। ओके, आप अब देखना,
डेरिवेटिव को का पहला ही पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि ये ना आपके रिस्क को लिमिट करता है, आपको नुकसान होने से बचाता है, आपके फाइनेंस पे कोई बड़ा डेंट ना लगे उससे बचाता है। कैसे? मान लो कि आप एक छाता बनाने वाली कंपनी है, आप पहले तो आप किसान वाला एग्जांपल समझ गए। दूसरा या ऐसे भी और समझो कि किसान ने क्या किया कि चावल उगाए और उस साल खूब बारिश हुई और चावल बहुत अच्छा हो गया। अब किसान को अच्छा दाम मिल ही नहीं पा रहा है चावल का, या फिर इतनी कम बारिश हुई कि चावल हुआ ही नहीं और उसका जितना भी लागत था वो सब के सब नुकसान हो गया। आप देख रहे हैं, मैं जितने भी एग्जांपल लूंगा ना इन सब में पैसों का नुकसान होगा काम करने वाले को, मतलब है ना। अब देखो, कोई एक कंपनी है जो छाता बनाती है, अगले साल या ऐसा समझ लो कि इंडिया में कुछ ऐसा क्लाइमेटिक चेंज आए कि बारिश ही ना हो, तो छाता बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा ना। रेनकोट बनाने वाली कंपनी रेनकोट बनाए और बारिश ही ना हो तो उसे नुकसान हो गया ना। या फिर कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, सपोज दैट कि उसके वेयर हाउस में आग लग जाए, उसके वेयर हाउस में आग लग जाए, जहां उसका सारा स्टोर पड़ा हुआ है उसी में आग लग जाए, उसका नुकसान हुआ कि नहीं? तो यार इन सारे एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि ना जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उन सबको ना एक नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, है कि नहीं? तो उस नुकसान से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो हम इस तरफ हम अपनी रियल लाइफ में क्या देखते हैं कि जी हाँ, उसके लिए एक इंश्योरेंस जैसा कुछ होता है। एक इंश्योरेंस का टर्म आपने नाम सुना होगा ना कि हाँ भैया इंश्योरेंस होता है, हम हर चीज का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, घर का, गाड़ी का और इवन खुद का। करवाते हैं कि नहीं करवाते? तो जब हम घर का, गाड़ी का, खुद का, सबका इंश्योरेंस करवाते हैं तो सोचो, सोचो स्टॉक मार्केट में इंसान कितना सारा पैसा लेकर के आता है, उसका भी तो कुछ ना कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए ना। वहां पर कितना बड़ा रिस्क है, कैसे बड़ा रिस्क है। देखिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं एग्जाम्पल के लिए, और आपने इस 10 लाख रुपए से रिलायंस के स्टॉक खरीद लिए। क्या खरीद लिए? रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया या रिलायंस का शेयर खरीद लिया। अब स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, ये मत पूछना, इसको जानने के लिए आप मेरी पहली क्लास जाकर के देखना आप। ओके, जब 10 लाख रुपए का शेयर खरीदा आपने रिलायंस का, तो बताइए आपके पास रिस्क है कि नहीं है? कैसा रिस्क? क्या पता कल को रिलायंस का दाम आधा हो जाए या आधे से भी कम हो जाए, वो 80% हो जाए। तो सोचो अगर इसका दाम आधा हो गया तो आपके तो 5 लाख चले गए ना। अरे आपको तो 5 लाख का लॉस हो गया ना। सपोज दैट अभी आप एक एग्जांपल समझो पेटीएम से, अभी पेटीएम वाला एग्जांपल समझो, है ना, कि किसी आपके पास या किसी के पास भी पेटीएम के 10 लाख के शेयर होते, किसी के पास 10 लाख के शेयर होते पेटीएम के, और आपने देखा 3 दिन में पेटीएम ने 50% की डुबकी लगाई, है ना, 20% का लोअर सर्किट, फिर 20% का लोअर सर्किट और फिर 10% का लोअर सर्किट। क्या पहले से किसी को पता था कि पेटीएम 50% टूट जाएगा? जी नहीं पता था, लेकिन बाजार में एक रिस्क तो है। देखिए, आप शेयर बाजार में जैसे ही अपना पैसा लेकर के आते हैं ना, सीधे से रिस्क शुरू हो जाता है। इसीलिए आप स्टॉक मार्केट का जब कोई भी ऐड सुनते होंगे, इवन इसकी म्यूचुअल फंड का भी ऐड सुनते होंगे, तो वहां पर ना एक लाइन बहुत तेजी से बोल दी जाती है होगी कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा आपने सुना क्या? ऐसा आपने सुना क्या? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट, ये सब सिक्योरिटीज मार्केट है, सो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस लाइन को बहुत तेजी से बोल दिया जाता है, मतलब आपको आगाह किया जाता है कि भैया यहां पर ना रिस्क है, बहुत सोच समझ के आना। तो अब रिस्क है, कोई छोटा पैसा लेके आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा पैसा लेके आ रहा है तो क्या करेगा? तो रिस्क है ना। तो सब उस रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव बनाया गया, उस रिस्क को कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए एक डेरिवेटिव बनाया गया। सो वो क्या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ना एक टाइप का हेज है। क्या है? एक हेज है। किस चीज का हेज है जी? ये स्टॉक का हेज है। कैसे एक स्टॉक का हेज है, अभी समझते हैं हम। मैंने अभी यहां तक की बात आपको क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? अब देखिए, अब हम इस पर आगे चर्चा करते हैं कि कैसे ये एक हेज है। देखिए, हमने उसके एडवांटेज को हम जान रहे कि डेरिवेटिव का एडवांटेज क्या है। पहला तो क्या है, वही जो मैंने कहा कि हेज है, और दूसरा क्या है कि इसमें ना पैसे कम लगते हैं, कम पैसे में ही आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात जब कर रहे हैं डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव में सबसे पहले हम किसके बारे में जान रहे हैं? हम फ्यूचर के बारे में जान रहे हैं। अच्छा, क्या आपने को फॉरवर्ड के बारे में जानना है? फॉरवर्ड के बारे में जानना है? नहीं जानना है।
सिर्फ फ्यूचर के बारे में जानना है। और तो फ्यूचर क्या करता है आपको, ये आपको राइट देता है, ये आपको हक देता है बाय करने का या सेल करने का, बाय और सेल दोनों का। मींस आप फ्यूचर को आप फ्यूचर को चाहो तो बाय कर लो, चाहो तो सेल कर लो, ठीक है जी। आप फ्यूचर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो सपोज दैट कि अब करते हैं हम क्या, कि हमारे पास रिलायंस के, मान के चलिए कि 10 लाख रुपए के शेयर हैं, 10 लाख रुपए के शेयर हैं, और अपने को एक डर है कि भैया ये रिलायंस के शेयर कहीं डूब ना जाए। हाँ, काइंड ऑफ इंश्योरेंस, एग्जैक्टली, कि हमारे ये पैसे डूब ना जाए। तो पता है हम क्या कर सकते हैं, हम रिलायंस के एक फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, इससे हेज करने के लिए, अपने स्टॉक को, नुकसान को बचाने के लिए हम रिलायंस के फ्यूचर को हेज कर सकते हैं। किससे, ये फ्यूचर से हेज कर सकते हैं रिलायंस के स्टॉक। ठीक है, अभी आ रहा है समझ में? नहीं तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं और थोड़ा इजी करने वाला हूं आपके लिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन एग्जैक्टली है क्या। देखो, मैं सीधे वहीं पे चलूं, आपको हेज समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझो, ऐसे समझो कि फ्यूचर को अपन बाय और सेल दोनों चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है जो छाता बनाती है ना, तो उसे ना डर है कि अगले साल उसके छाते बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, मतलब उसे डर है, या उसके छाते का नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी ही कंपनी के छाते को, फ्यूचर को सेल कर सकता है कि अगर इन द केस हमें कुछ स्टॉक से बेनिफिट नहीं मिला तो हमें उसके फ्यूचर से बेनिफिट मिल जाए। आया समझ में? नहीं आया, छोड़ो इसको भी, अपन ना एकदम आसान कर देते हैं, एकदम आसान कर देते हैं। नंबर से समझा दे रिलायंस वाला, बिल्कुल। अब नंबर पे ही अपन आते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अब ना मैं आपको ना ऐसी लैंग्वेज समझाता हूं, अब बुक वाली लैंग्वेज नहीं मिलेगी, अब मैं आपको आपके समझ में आ जाए वो वाली लैंग्वेज समझाता हूं। ठीक है, देखो फ्यूचर की क्या बारी है, ये है एक्सचेंज। सपोज दैट कि ये आपका एक्सचेंज है। कौन है ये? एक्सचेंज है। ठीक है, एनएससी या बीएससी कुछ भी मान लीजिए, सपोज दैट कि एनएससी या बीएससी कोई सा भी एक एक्सचेंज है, ये आप है। ओके, ओके। अब क्या हो रहा है, अब समझिएगा कि फ्यूचर क्या है या फ्यूचर की क्या आवश्यकता है। ठीक है, आप आपने एक रिलायंस का स्टॉक देखा, आपने क्या देखा? रिलायंस का स्टॉक देखा, और रिलायंस का स्टॉक आपने देखा, उसका एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस रिलायंस का आपने देखा कि जी ये 2800 रुपीज में चल रहा है। आपने रिलायंस का स्टॉक जो है देखा, रिलायंस का जो स्टॉक है या आपने रिलायंस का जो शेयर है, वो आपने क्या देखा कि इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 2800 रुपए है। ठीक है, आप अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया सबको किनारे कर दीजिए, सबको भूल जाइए, सिर्फ यहां फोकस करिए। ऐसे चमकेगा, ऐसे देखना, रिलायंस का स्टॉक है जिसका प्राइस 2800 रुपए पे चल रहा है। ओके, आपका मन है इसे खरीदने का, पता है क्यों? आपको लग रहा है कि इसका भाव बढ़ जाएगा। आपको क्या लग रहा है? इसका भाव बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है इसका भाव बढ़ जाएगा, लेकिन आपके पास अच्छा, आपको पता है आपका भाव बढ़ जाएगा, इसका भाव बढ़ेगा, तो आप एक दो क्वांटिटी खरीदोगे कि 500 1000 क्वांटिटी खरीदोगे? आपको पता है कि इसका भाव बढ़ने वाला है। अब कैसे पता चला भाव बढ़ने वाला है? आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, और इनसे आपने डिसाइड किया इसका भाव बढ़ने वाला है। तो अगर भाव बढ़ने वाला है तो आप चाहोगे ना कि रिलायंस की ज्यादा शेयर हो आपके पास? चाहोगे ना? तो सपोज दैट कि आप ना रिलायंस की इस 250 शेयर चाहते हो। कितने शेयर चाहते हो? 250 शेयर चाहते हो। आप ऐसा चाहते हो, आप चाहते हो, तो बताओ कि आपको कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे जी? एक शेयर का दाम 2800 रुपए है, और मुझे अगर 250 शेयर खरीदने हैं तो मुझे रिलायंस को, तो मुझे मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए जी? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं आपके लिए तो ये निकल के आएगा, अपने पास 2800 और 250 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 7 लाख रुपीस। आपके पास 7 लाख रुपए होने चाहिए, बोलो हाँ या ना? 250 शेयर खरीदने के लिए आपके पास 7 लाख रुपए होने चाहिए, है ना? लेकिन आपके पास 7 लाख रुपए नहीं है। क्या है? आपके पास 7 लाख रुपए नहीं है। देन आप
फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मुझे रिलायंस का स्टॉक मिले, मुझे रिलायंस का भाव जब बढ़ेगा 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए उसका फायदा मिले। देन आप क्या करते हो? देन आप जाते हो एक्सचेंज के पास और एक्सचेंज से कहते हो कि भाई मुझे रिलायंस के 250 शेयर खरीदने हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इसका भाव बढ़ेगा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने को 7 लाख रुपए नहीं है। क्या कहा? मुझे तुम्हें देने को 7 लाख रुपए नहीं है। एट द सेम टाइम एक अदर पर्सन है जिसे एट द सेम टाइम ये लगता है कि रिलायंस का भाव गिर जाएगा। क्या लगता है उसे? रिलायंस का भाव गिर जाएगा। तो आपको लग रहा है बढ़ जाएगा, किसी और को लग रहा है गिर जाएगा। एक्सचेंज क्या करेगा? आप दोनों को मिलवा देगा। क्या करेगा? आप दोनों को मिलवा देगा। कहेगा एक काम करो, आप दोनों में लगी शर्त, आप दोनों में लगी शर्त। और ये जो शर्त लगता है ना, वही जो ये जो शर्त लगवाता है आप दोनों में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है आप दोनों का, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आप भविष्य में होने वाले भाव पर दाव लगा रहे हो। आपको लग रहा है आज भले रिलायंस 2800 का है, कल को ये 3000 का होगा या 2900 का होगा। एट द सेम टाइम दूसरे बंदे को क्या लग रहा है? आज रिलायंस 2800 का है, कल को ये 2700, 2600 या 2500 पे पड़ा होगा। अरे आई क्या बात समझ में? क्या अब आई बात समझ में? तो आप दोनों लगा लेते हो शर्त और आपको मिलवाता है ये एक्सचेंज, एंड वो जो शर्त लगती है दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर अब भी नहीं आया समझ में तो एक बार आप ना कह दो, और आ गया समझ में तो एक बार हाँ कह दो। अगर आ गया समझ में तो हाँ कह दो, नहीं आया समझ में तो ना कह दो। अब थोड़ा जल्दी कहोगे तो मैं आगे चलूंगा। थैंक यू, थैंक यू। नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू मैम। और बाकी लोग हाँ 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 कह रहे हैं। ओके, ओके, यस, सबको समझ में आ गया। तो देखो अब क्या हुआ, और पता है आपने अब इनमें ये जो शर्त लगाई, अब आगे समझते हैं अब क्या होगा। तो क्या यूं ही आप दोनों की शर्त लगवा देगा? जी नहीं, यूं ही शर्त नहीं लगवाएगा। अच्छा देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिलायंस का भाव बढ़ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस का भाव घट जाए। तो अगर बढ़ा तो आपको फायदा होगा, अगर बढ़ा तो आपको क्या होगा? फायदा होगा। और अगर आपको फायदा हो गया तो इसको क्या होगा? अरे इसको क्या होगा? लॉस होगा ना। और आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और इसे क्या होगा? लॉस होगा। अब अगर इसे लॉस हुआ तो आपको जो बेनिफिट हुआ, आपको जो प्रॉफिट हुआ, कल को इसे लॉस हो और ये बंदा भाग जाए, इसके पैसे आप तक कौन पहुंचानेगा? किसकी जिम्मेदारी है? एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। तो जैसे ही इसे लॉस हुआ, ये बंदा गायब हो जाए, तो एक्सचेंज कहां से ढूंढेगा इसको और इसके पैसे निकाल के देगा आपको? क्योंकि आप शर्त जीत चुके हो, आपके हिसाब से भाव बढ़ना चाहिए था, आपका भाव बढ़ गया है। इन द सेम इसका अपोजिट समझो आप, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि रिलायंस का भाव गिर जाए, और आपने जो सोच रहे थे कि रिलायंस का भाव बढ़ना चाहिए, गिर गया, तो आपको तो नुकसान होगा, आपको क्या होगा? लॉस होगा। और अगर आपको लॉस हुआ तो सामने वाले को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और आप गायब हो गए तो क्या करेगा एक्सचेंज? ये तो एक्सचेंज से पैसे मांगेगा ना कि भैया तुमने ही मेरी शर्त लगवाई थी, ला मेरे पैसे। तो एक्सचेंज क्या करता है भाई? दोनों के पास बराबर बराबर खतरा ना, दोनों के पास बराबर बराबर खतरा ना। तो एक्सचेंज कहता है एक बात बताओ, आपका और सामने वाले का मैक्स प्रॉफिट कितना है? तो जी आपका भी मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है, कितना भी आपको प्रॉफिट हो सकता है ना। रिलायंस का भाव 2800, आपने आपकी शर्त कितने पे लग रही है? 2800 रुपए भाव पे लग रही है। इस चीज का ध्यान रखना, ये जो 2800 रुपए पे शर्त लग रही है ना, इसी को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, इसी को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और मान लो 1 महीने की शर्त लगी है, आप कह रहे हो कि 1 महीने बाद ना रिलायंस का भाव 2800 रुपए के ऊपर चला जाएगा। तो रिलायंस का भाव 1 महीने बाद 2800 रुपए से जितना भी ऊपर जाएगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट है आपका। और 28 रुपए, 100 रुपए से रिलायंस का भाव जितना भी अगर नीचे चला गया, तो वो सारा का सारा लॉस है आपका। तो क्या देखा यहां पर कि मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है,
किसका? दोनों का। दोनों को कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। और मैक्सिमम लॉस की अगर हम बात करें तो वो भी अनलिमिटेड है। किसका? दोनों का। बोथ, दोनों का। दोनों का प्रॉफिट कितना भी हो सकता है और दोनों का लॉस कितना भी हो सकता है। तो जिसका बड़ा लॉस हुआ और वो भाग गया तो जिसका बड़ा प्रॉफिट हुआ वो मांगेगा ना प्रॉफिट। तो पता है एक्सचेंज क्या करता है? इसीलिए एक्सचेंज कहता है तुम दोनों में शर्त लगी तो ऐसा करो, तुम ना कुछ पैसे रख दो मेरे पास। कितना पैसा रख दो? उस पैसे को, वो जो पैसे दोनों से रखवा लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं उसको हम? मार्जिन। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि मार्जिन। सो मार्जिन क्या होता है? वो अमाउंट होता है जो फ्यूचर बाय करने वाले और सेल करने वाले से रखवाया जाता है, इनसे लिया जाता है। फ्यूचर को बाय करने वाले और फ्यूचर को सेल करने वाले से कुछ पैसे रखवा लिए जाते हैं, उसी पैसे को हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। आई क्या बात समझ में? क्या मार्जिन तक चीजें क्लियर है? मार्जिन रखवा लिया मतलब आपसे भी कुछ पैसे रखवा लिए और सामने वाले बंदे से भी कुछ पैसे रखवा लिए। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि अगर रिलायंस का भाव बढ़ेगा, इसको क्यों लग रहा होगा कि रिलायंस का भाव गिरेगा? देखो पता है, इसको या तो लग रहा होगा कि गिरेगा, और नहीं भी लग रहा होगा ना तो ये ना हो सकता है अपनी पोजीशन को हेज कर रहा हो, है ना। इसको वो हेजिंग में भी इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, आपसे जो मार्जिन रखवाया गया ना, आपसे जो मार्जिन रखवाया गया ना, पता है कितना? इन द केस ऑफ रिलायंस, मैं रिलायंस की केस में बात कर रहा हूं, वो मार्जिन लगभग लगभग 90,000 रुपए के आसपास होता है। आप मोटा मोटी 1 लाख रुपए मान लो। कितना मान लो? 1 लाख रुपए। इतना ही मार्जिन रखवाया जाता है। देखो, सब स्टॉक का अलग अलग मार्जिन है, वो एक्सचेंज डिसाइड करता है कि वोलेटिलिटी के हिसाब से कि मुझे किससे कितनी मार्जिन लेनी है। मैं रिलायंस का एक सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि आपसे मार्जिन रखवा लिया जाता है लगभग लगभग 1 लाख रुपए का। तो अगर आप रिलायंस का एक फ्यूचर बाय करेंगे तो आपसे 1 लाख रुपए रखवा लिया जाएगा। अच्छा, आपने बाय किया है, इट मीन किसी ने सेल किया है, जिसने सेल किया है उससे भी 1 लाख रुपए रखवा लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर है आपका कौन? एक्सचेंज। कौन है यहां पर? एक्सचेंज। यहां 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपके, यहां पर है कौन? एक्सचेंज। और यहां पर 1 लाख रुपए आपके प्लस 1 लाख रुपए उसके, उसके मतलब अदर पर्सन के, और यहां पर आपके। दोनों के पैसे रखवा लिए एक्सचेंज ने, 1-1 लाख रुपए। अब क्या होगा? रिलायंस का भाव बढ़ने लगेगा तो आपके फेवर में जा रहा है, तो इसके पैसे जितने रुपए बढ़ेगा शाम के टाइम तक उतने प्रॉफिट आपको दिखाएगा। और अगर रिलायंस का भाव गिरने लगेगा तो आपके पैसे इस तक पहुंचाएगा। डेली डेली एक्सचेंज यही काम करता रहेगा। कब तक करेगा? जब तक कि आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं कर जाता है। क्या नहीं कर जाता है? एक्सपायर नहीं कर जाता है। और अपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है वो होती है एवरी एवरी लास्ट थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। महीने के आखिरी गुरुवार को सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करते हैं फ्यूचर के। आई क्या बात समझ में? क्या कहा मैंने? आप ध्यान रखेंगे कि महीने के आखिरी गुरुवार को फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करते हैं। कोई कहे जी आखिरी गुरुवार के दिन छुट्टी पड़ गई तो फिर वो बुधवार को ही एक्सपायर कर जाएंगे। और कोई कहे जी बुधवार को भी छुट्टी पड़ गई तो फिर वो मंगलवार को ही एक्सपायर कर जाएंगे। आई क्या बात समझ में? अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? देखो, बेचने वाले का तो आपको बेनिफिट समझ में आ गया कि हो सकता है उसने अपनी पोजीशन को हेज किया हो सकता है उसके पास रिलायंस के स्टॉक्स पड़े हो, पहले से ज्यादा स्टॉक पड़े हो उसके पास। रिलायंस के हो सकता है उसके पास 500 शेयर पड़े हुए हों, तो वो अपने 250 शेयर का फ्यूचर बेच करके अपने कुछ शेयर्स को हेज कर रहा है वो, कि अगर भाव गिर गया रिलायंस का तो उसे फायदा हो जाएगा ना। क्यों? और उसके स्टॉक में जो नुकसान हो रहा था वो वाला नुकसान कहां से कवर होने लग जाएगा? उसके फ्यूचर जो उसने बेचा है आपको, उससे उसका बेनिफिट होने लग जाएगा। फिर इसमें आपका क्या बेनिफिट है? देखो, आपका बेनिफिट क्या है? आपने अगर रिलायंस का स्टॉक लिया था, आपका क्या बेनिफिट है? अगर आपने रिलायंस का स्टॉक लिया था 250 क्वांटिटी, है ना, और प्राइस 2800 रुपए के हिसाब से, तो आपको कितने रुपए लगे थे? आपको लग गए थे 7 लाख रुपए। लेकिन यहां पर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको मार्जिन देना पड़ा
सिर्फ और सिर्फ लगभग लगभग 1 लाख रुपए में। आपने क्या देखा, आपकी कॉस्ट कम हो गई क्या? हमने एक दूसरा एडवांटेज पढ़ा था कि कॉस्ट कम हो जाता है, तो आपने देखा कि आपकी कॉस्ट कम हो गई। आई क्या बात समझ में? आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही देने पड़े। और पता है, अगर रिलायंस का स्टॉक यहां से सपोज दैट कि 100 रुपीज बढ़ता है, अब दोनों एग्जांपल में समझेंगे, जिसके पास स्टॉक है उसके साथ और जिसके पास फ्यूचर है उसके साथ। सपोज दैट कि रिलायंस का स्टॉक यहां से 100 रुपीज बढ़ता है, तो अगर आपके पास स्टॉक होता तो आपकी का प्रॉफिट कितना होता? बताइए, आपका प्रॉफिट कितना होता? तो आप कहते हैं कि जी आपके पास 250 क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है आपके पास? 250 क्वांटिटी है। और 250 क्वांटिटी है, और मतलब 250 शेयर हैं, और हर शेयर 100 रुपए से बढ़ गया, तो 100 गुना 250 होता आपका प्रॉफिट। सो 250 गुना 100 कितना आता है निकल के? 25,000 रुपए का प्रॉफिट होता आपको, अगर आपके पास स्टॉक होता तो। लेकिन 250 स्टॉक खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए में कितने का प्रॉफिट? 25,000 का प्रॉफिट। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास 7 लाख रुपए नहीं थे, आपने शर्त लगा ली कि भाव बढ़ेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो अब यहां पर आपका प्रॉफिट पता है कितना होगा? यहां पर भी आपका प्रॉफिट उतना ही होगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉट रिलायंस का 250 शेयर के बराबर होता है, और 250 गुना अगर 100 रुपए बढ़ा, तो यहां पर भी आपका प्रॉफिट 25,000 रुपए होगा। और यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट, आपने सिर्फ मार्जिन मनी दी थी जो कि 1 लाख रुपए का था। यानी यहां पर आपने, जब आपने फ्यूचर में काम किया, तो आपको क्या पता चला, आपने क्या पाया कि 1 लाख रुपए देकर के ही मैंने 25,000 रुपए कमा लिए। 1 लाख रुपए देकर के ही मैंने 25,000 रुपए कमा लिए। जबकि जिसके पास स्टॉक है 250, उसको 25,000 कमाने के लिए 7 लाख रुपए का उसने स्टॉक खरीद रखा है। कितने रुपए का स्टॉक खरीद रखा है? 7 लाख रुपए का स्टॉक खरीद रखा है। तो इसीलिए कभी कभी जब किसी के पास 7 लाख रुपए का स्टॉक होता है ना, तो वो कभी कभी 1 लाख रुपए दे करके फ्यूचर बेच करके अपने उन स्टॉक को हेज कर लेता है। तो बेचने वाला हो सकता है हेज कर रहा हो, और खरीदने वाला हो सकता है ये उम्मीद लगा रहा हो कि प्राइस बढ़ेगा। तो अगर दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। अगर ये सही हो गया तो इसे बेनिफिट है, वो सही हो गया तो उसे भी बेनिफिट है। तो दोनों अपने अपने फायदे के लिए फ्यूचर को खरीदते और बेचते हैं। और मुझे आप बताइए, क्या आपको ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि फ्यूचर का पहला बेनिफिट, हेज करने के लिए, अपने 7 लाख रुपए को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर किसी ने 7 लाख के शेयर ले लिए हैं तो। और अगर किसी के पास शेयर नहीं है लेकिन वो शेयर लेना चाहता है, उसके पास 7 लाख रुपए नहीं है, तो वो सिर्फ मार्जिन मनी दे करके पूरे 250 क्वांटिटी का एक लॉट होता है फ्यूचर का, जिसको वो खरीद सकता है, और उतना ही बेनिफिट होगा उसे जितना शेयर में होगा। अगर यहां से 200 रुपए शेयर ऊपर निकल गया, महीने के कब तक निकलना चाहिए, लेकिन वो लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ, या उससे पहले पहले कभी भी, उससे पहले पहले कभी भी। तो क्या होगा, अगर 200 रुपए बढ़ गया तो इसका प्रॉफिट कितने का? 50,000 का। और इसका भी प्रॉफिट कितने का? 50,000 रुपए का। सोचो, ये 7 लाख रुपए लगा करके ये 50,000 कमाएगा अगर 200 भाव बढ़ गया शेयर का तो, और ये सिर्फ 1 लाख रुपए में ही 50,000 रुपए कमा लेगा। अगर इसका भाव 400 रुपए बढ़ गया तो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। इसका इन्वेस्टमेंट 7 लाख का था स्टॉक में, लेकिन फ्यूचर अगर किसी ने खरीदा तो सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया उसे। आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? ओके। ओके। अब जो है, बोले जी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, इसे लॉस नहीं हो सकता है। अगर इसे लॉस भी हो सकता है ना, अगर प्राइस इसके अगेंस्ट जाने लगा तो इसे लॉस भी बड़ा होगा। आई क्या बात समझ में? मान लो कि प्राइस 100 रुपीज रिवर्स कर गया, नीचे की डायरेक्शन में चला गया, तो इसे नुकसान हो जाएगा कितने का? 250 गुना 100, 25,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। कितने पे? 1 लाख रुपए पे ही। तो इसका नुकसान भी बड़ा है। अगर अगर प्राइस गलती से प्राइस
400 रुपए गिर गया ना, अगर गलती से रिलायंस का प्राइस 400 रुपए गिर गया तो सामने वाले बंदे का तो 1 लाख का ही नुकसान होगा। 7 लाख में से 1 लाख माइनस दिखेगा, 6 लाख है उसके पास, उसे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई एंजाइटी नहीं होगी, वो कतई परेशान नहीं होगा। लेकिन उसका क्या, जिसके पास 1 लाख रुपए ही थे, उसके तो पूरे 1 लाख चले गए ना, वो तो जीरो हो गया ना, उसकी कैपिटल खत्म ना। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उतना ही रिस्की भी होता है अगर आपके अगेंस्ट चला जाए तो। ठीक है, हमें क्या समझ में आया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? ये एक तरीके से दो-धारी तलवार की तरह है। तब अच्छा, उसके लिए दो-धारी तलवार नहीं है जिसके पास पहले से स्टॉक है। जैसे प्रशांत ने अभी पूछा कि अदर पर्सन को क्या बेनिफिट होगा। अब देखो ना, अगर किसी के पास 7 लाख के शेयर हैं और उसे डर लग रहा है कि मेरा इसमें कुछ नुकसान ना हो, तो वो एक फ्यूचर सेल कर देगा ना। अब फ्यूचर सेल करने से उसे क्या फायदा है, देखो समझना। फ्यूचर सेल करने से उसे क्या फायदा है, देखो, अगर स्टॉक बढ़ा देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है, उसके पास शेयर्स पड़े हुए हैं। लेकिन अगर गिरने लगा भाव, तो आपको पता है ना, गिरने लगेगा तो जिसने फ्यूचर बेच रखा है उसे फायदा होगा। तो इसका भाव जब गिरने लगेगा, उसे जब 7 लाख रुपए में नुकसान होने लगेगा, तो ये वाला नुकसान उसके लिए क्या है, कवर करेगा ना, ये उसे प्रॉफिट देगा ना। तो क्या उसे बड़ा नुकसान हो पाएगा? नहीं नुकसान हो पाएगा बड़ा। आई क्या बात समझ में? तो ये जब इन्हें डर लगता है, स्टॉक जिन्होंने खरीद रखा है, जब उन्हें डर लगता है, जब उन्हें ये लगता है कि मेरे स्टॉक का भाव गिर ना जाए, तो वो अपने स्टॉक को हेज कर लेते हैं फ्यूचर बेच करके। क्या कहा मैंने? तो इसीलिए फ्यूचर को बेचना, ये जो डेरिवेटिव है, ये एक तरीके का हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये कैपिटल को बचाने के लिए लाया गया था। लेकिन ये वाला जो बंदा है जो बाई कर रहा है, ये नेकेड बाई कर रहा है। ये जो बंदा है जो बाई कर रहा है, वो कहां गया? ये जो बायर है, ये जो आप है, आप किसी चीज को बचाने के लिए नहीं फ्यूचर को खरीद या बेच रहे हैं, आप कमाने के लिए खरीद और बेच रहे हैं। आई क्या बात समझ? तो आपकी बात अलग है, बट फायदा नुकसान दोनों का है, एक दो धारी तलवार की तरह है। तो आई थिंक फ्यूचर क्लियर हुआ आप सबको। क्या आप सब फ्यूचर से मिल लिए हैं? आप अवगत हो गए फ्यूचर से? अब आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? फ्यूचर क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्या बेनिफिट है, क्लियर है सबको? सिंपल सा फ्यूचर से आप इसको मोटा मोटी लैंग्वेज में समझो तो कुछ नहीं है, फ्यूचर एक तरीके का शर्त है जो किसी भी स्टॉक में आप लगा लेते हैं, उस समय जिस समय उसका जो भाव चल रहा होता है, दैट्स इट। अब वहां से जितना भी प्राइस ऊपर जाएगा, उतना अगर आपने फ्यूचर खरीदा है तो आपको फायदा होगा, और अगर प्राइस वहां से नीचे गया तो आपको नुकसान होगा। और अगर आपने बेचा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर आपने बेचा है, हाँ सनी पूछो, क्या पूछना है? अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है तो आपका बेनिफिट कब होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट, जब उसका प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। और आपको लॉस कब होगा? जब ऊपर की तरफ जाएगा। हैंड रेज करो या फिर टाइप कर दो। सनी हैंड रेज करो या फिर आप टाइप कर दो। मैंने क्या कहा, मैं दोनों के नजरिए से बता देता हूं। अगर आप फ्यूचर को बेच रहे हैं और अगर आप फ्यूचर को खरीद रहे हैं, अगर आप खरीद रहे हैं, अगर आपने खरीदा है, एक सेकंड में, तो अगर भाव ऊपर गया, अगर प्राइस ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट, और अगर प्राइस नीचे गया तो आपका लॉस। ओके, अगर आपने फ्यूचर को सेल किया है तो अगर प्राइस ऊपर गया तो आपको लॉस, और अगर प्राइस नीचे गया तो आपको प्रॉफिट। तो आई क्या बात समझ में? इट मींस हमें यह समझ में आया, जो बायर है उसको प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस ऊपर जाएगी, और जो सेलर है उसे प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस नीचे आएगी। ये मैंने गलत बना दिया, जब प्राइस नीचे आएगा तब उसे प्रॉफिट होगा। ओके, कुछ पूछना था? हाँ सनी, अब हैंड रेज करो आप। सनी हैंड रेज करो, आप हैंड रेज करो सनी। क्या आप फ्यूचर को समझ गए बायर और सेलर के नजर से? अगर आपने फ्यूचर बाय किया है, हाँ सनी बोलो। हेलो। हेलो सर। हाँ सनी बताओ। सर, दो चार पैटर्न सर हमको पूछना था जो आज बना है। हाँ हाँ, तो सर बता सकते हैं अभी अब? चलो ठीक है, अभी इसको एक बार इसको क्लोज करके फिर देखते हैं। ठीक है सर। बताते, चलिए, क्या आपको फ्यूचर की मेरी बातें क्लियर हो गई?
क्या आपको सबको फ्यूचर समझ में आ गया? और अगर फ्यूचर समझ में आ गया तो हम ऑप्शन समझेंगे, लेकिन आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो कल हम ऑप्शंस की बात करेंगे। आज आप फ्यूचर को पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, समझिए, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है। अगले दिन हम ऑप्शंस की बात करेंगे, ठीक है। और किन्हीं का जो डाउट है, सन्नी का जो डाउट है वो डाउट भी कल ही क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा काम है। तो ठीक है, आप जो है फ्यूचर आज हमने फिनिश किया है। अगले दिन हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अगले दिन? ऑप्शंस पढ़ेंगे अगले दिन हम। और ऑप्शन की दुनिया बहुत गहरी है मेरे दोस्त, बहुत गहरी है ना? ठीक है, तो कल अपन ऑप्शंस करेंगे। आज फ्यूचर हमने देखा, समझा। आप प्रैक्टिस करिए, सीखिए,